हम स्टार्ट करते हैं कि हमने देखा था हमारा जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया कितना है, 329 मिलियन हेक्टेयर के आसपास है। लेकिन जो रिपोर्टिंग एरिया है इंडिया का 306 मिलियन हेक्टेयर के आसपास है जो कि डिफरेंट क्लासिफिकेशंस में फॉल होता है। इंडिया का एरिया डिफरेंट क्लासिफिकेशन क्लासेस में फॉल होता है। वो रिपोर्टेड एरिया पेपर्स पर वो 306 मिलियन हेक्टेयर एरिया ही है। टोटल डिग्रेडेड लैंड एरिया की बात करेंगे तो ये 187 मिलियन हेक्टेयर है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की बात करेंगे जो कि 197 के आसपास हो चुका है अभी, 197 मिलियन हेक्टेयर के आसपास। ग्रोस इरिगेटेड एरिया की बात करेंगे तो ये भी बढ़ चुका है, 97 मिलियन हेक्टेयर के आसपास हो गया है इसका। ग्रोस इरिगेटेड एरिया वह इरिगेटेड एरिया रहता है जो मोर देन वंस इरिगेटेड हुआ गया एरिया रहता है। एक इरिगेशन से ज्यादा इरिगेशन उस एरिया को मिला है, वो ग्रोस इरिगेटेड एरिया रहता है। नेट इरिगेटेड एरिया वह रहता है जिसको एक ही बार इरिगेशन मिला है, और नेट इरिगेशन एरिया हमारा बढ़ के 67 मिलियन हेक्टेयर हो चुका है। मिलियन हेक्टेयर। हम देखेंगे नेट क्रॉप्ड एरिया ऑफ इंडिया इस ये अराउंड 142 मिलियन हेक्टेयर के आसपास है, बढ़ चुका है अभी 142 मिलियन हेक्टेयर के आसपास। लेकिन ये कभी कभी कम ज्यादा होता रहता है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया देखेंगे 135% से। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है, तो आप लगा देना 136 नहीं है अभी, 135 नहीं लगाइएगा आप, क्योंकि यह अभी बढ़ चुकी है, ये 142.2 के आसपास है अभी। तो इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी 142.5 के आसपास है फिलहाल। फॉरेस्ट एरिया यदि हम देखेंगे इंडिया का तो 25% से टोटल जियोग्राफिकल एरिया का, जो कि बढ़ यहाँ पे 20 लिखा है, जो कि बढ़ चुका है, 25 के आसपास हो चुका है। और होना कितना चाहिए, तो ये होना चाहिए 1/3 होना चाहिए टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। सबसे ज्यादा किस स्टेट के पास जियोग्राफिकल एरिया होता है, राजस्थान के पास है। सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश आता है। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया में मध्य प्रदेश सबसे पहले आता है। पल्स प्रोडक्शन में सबसे पहला कौन सा स्टेट है, तो मध्य प्रदेश सबसे पहले है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन में यूपी है। कोरस सीरियल्स की बात करेंगे तो वहां पर राजस्थान है। सेकंड नंबर कौन है फूड ग्रेन पे, पंजाब है। यदि हम व्हीट की प्रोडक्शन देखें तो यहाँ पे यूपी नहीं है, पंजाब है। फर्स्ट पे पंजाब है, सेकंड पे एमपी और थर्ड पे अब यूपी आ गया। उस टाइम पर यूपी आगे था, पंजाब सेकंड था, लेकिन अभी चेंज हो गया है, पंजाब पहले पे आ गया है। 2019 18-19 की बात करेंगे तो एमपी पहले पे आ गया था, लेकिन अभी पंजाब पहले पे है, सेकंड पे एमपी, थर्ड पे यूपी है। हम देखेंगे वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर में कितना है, तो 0.001। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कितना है, तो 0.001% ऑफ टोटल ग्लोबल वाटर। एनुअल वर्ल्ड प्रेसिपिटेशन 1000 mm है, सबको पता होगी ये। एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया कितनी है, 1194 mm है। जनरेटेड रेनफॉल वॉल्यूम कितना है, 400 मिलियन हेक्टेयर mm। 400 मिलियन हेक्टेयर से आप ऐसा समझिएगा कि हमारे पास 400 जितनी कितनी जनरेट हो रही है रेनफॉल 400 मिलियन हेक्टेयर एरिया में, और वह एरिया 1 मीटर तक भर जाए, एक सरफेस लेवल से 1 मीटर तक एरिया तक भर जाए, 400 मीटर हेक्टेयर एरिया, इसी को हम बोलेंगे 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर। मैक्सिमम एरिया अंडर इरिगेशन इज इन, तो हमको पता है कि जो गंगा हमारी लाइफलाइन है इंडिया की, और जो मैक्सिमम एरिया फॉल होता है इसी बेसिन के अंदर आता है, गंगा बेसिन के अंदर। मैक्सिमम एरिया अंडर ड्रिप इरिगेशन महाराष्ट्र नहीं है, अभी कर्नाटका आ गया है ड्रिप इरिगेशन में। हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजप्शन रेट यदि देखेंगे तो पौंडीचेरी है, 1091 kg पर हेक्टेयर, पौंडीचेरी में सबसे ज्यादा कंजप्शन होता है। यदि हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजप्शन की देखेंगे हम स्टेट्स में देखेंगे तो पंजाब है। सबको पता होगा कि पंजाब में हर एक क्रॉप की प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहती है, तो डेफिनेटली वो ज्यादा इनपुट्स का यूज करते हैं, इसलिए कारण पंजाब का भी फर्टिलाइजर कंजप्शन रेट हाई है। लेकिन यदि देखेंगे टोटल फर्टिलाइजर कंजप्शन तो यूपी में ज्यादा होता है। यदि मैक्सिमम एरिया हम देखेंगे अंडर इरिगेशन जो कि पंजाब के पास है, जितना भी उसका एरिया उसका 97 पॉइंट अप्रोक्स 97 के आसपास, 97% के आसपास इरिगेटेड एरिया, जिसका जितना कल्टिवेटेड एरिया है पंजाब का,
कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं कि मोस्ट पॉइजनस पोल्यूटेंट कौन है, तो आर्सेनिक है। मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन इज फाउंड, ये कहाँ पे फाउंड है, स्ट्रेटोस्फीयर। हम अलग अलग लेयर पढ़ेंगे, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। लेकिन जो ओजोन का कंसेंट्रेशन मैक्सिमम कहाँ पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, जो कि कहाँ से 18 से 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की हम बात करेंगे तो 1980 में काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। फिर इंपॉर्टेंट आता है द टेस्ट हैज सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ वाटर बॉडी। ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसमें सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी होती है, तो वीओडी टेस्ट होता है। वीओडी टेस्ट मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट है ये। इस टेस्ट में होता है जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड होती है बैक्टीरिया से एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से व्हाइल दे कंपोज ऑर्गेनिक मैटर। अब हम देखेंगे मोस्ट कॉमनली डिसइंफेक्टेंट इन वाटर प्यूरिफिकेशन, तो क्लोरीन है। गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। पोल्यूटेंट फ्री अल्टरनेटिव टू पेट्रोल फॉर ऑटोमोबाइल्स, प्रोपेन है। जो एक इंपॉर्टेंट गैस रिलीज हुई थी भोपाल गैस गैस ट्रेजेडी में, वो कौन सी थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी, जिसका फार्मूला है CH3NCO। CH3NCO आपको इसको भी याद रखना है, CH3NCO को, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑथर ऑफ फेमस बुक साइलेंट स्प्रिंग, जो कि राचेल कार्सन थे, और ये एक इन्वायरमेंटल साइंस बुक थी, साइलेंट स्प्रिंग बुक, जो कि 1962 में पब्लिश्ड हुई थी। लार्जेस्ट ओशियन स्पेसिफिक ओशियन से एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड हम देख चुके हैं 12 जुलाई 1982 सीवारामन कमेटी के द्वारा। आरबीआई भी देख चुके हैं 1935। प्रोटीन्स अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। ओजोन डिप्लीशन मेनली ड्यू टू किसके कारण होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होती है, जिसमें केमिकल रिलीज होता है, जिसमें क्या क्या होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन के एटम प्रेजेंट रहते हैं। इंपॉर्टेंट गैस है, याद रखिए। और एक मोल क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इतना डिस्ट्रक्टिव होता है कि 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन्स को डिस्ट्रैक्ट कर देता है ये। जो हम गैस फिल्ड करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स में, वो CO2 होती है। यदि हम कंट्रीब्यूशन देखें एग्रीकल्चर का एंड अलाइड सेक्टर का जीडीपी में, तो ये अभी हो चुका है 20.20 के आसपास। प्लाउ इज यूज टू टर्न ओवर द सॉइल। हम सॉइल को टर्न करने के लिए कौन सा प्लाउ का यूज करते हैं, तो मोल्ड वोल्ड प्लाउ का यूज करते हैं। इसमें एक मोल्ड वोल्ड रहता है, जिससे कि मिट्टी मोल्ड वोल्ड के ऊपर चढ़ती है और फिर टर्न हो जाती है। जो कंट्री प्लाउ रहता है डायरेक्टली सिर्फ कटिंग के लिए रहता है, कटिंग ऑफ सॉइल। हमने टोटल केवी के देख चुके हैं, जो कि 723 हो चुके हैं अभी। सबसे हम ये देखेंगे फर्स्ट एनआरसी किस पे बना था, तो ग्राउंडनट पे जूनागढ़ गुजरात में बना था, जो कि 1979 में इस्टेब्लिश 1979 में इस्टेब्लिश हुआ था। फर्स्ट आईसीआरपी मेस बना था 1957 में। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर वह एरिया यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म इनहेबिटेड रहते हैं, चाहे वो फिर लैंड हो, ओशियंस हो या एटमॉस्फेयर हो। फोटोट्रॉप्स देखेंगे, नेम द प्लांट्स व्हिच प्रोड्यूसेस फूड देमसेल्फ थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉप्स प्लांट बोलेंगे, जो अपने आप ही खुद खाना प्रिपेयर कर लेते हैं। Sui generis used in get proposals in Latin words means a system of its own. Sui generis एक गेट में एक सिस्टम यूज होता है, लेटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सिस्टम ऑफ इट्स ओन, खुद का एक सिस्टम। इंडिया ने नीम पेटेंट वॉन किया था मार्च 2005 में, किस कंपनी से, GR ग्रेस कंपनी की, जो कि अमेरिका की थी 1999 में। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थर्न इंडिया में टेक प्लेस करता है, जिसके कारण ठंडी में बारिश होती है, जो कि अभी देखने को मिल रही है हमारे को।
नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, इसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड की जाती है? तो ये जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा स्पॉन्सर्ड की जाती है। स्पॉन्सर्ड मतलब उसका एक मैनेजमेंट किया जाता है। किसके द्वारा मैनेजमेंट किया जाता है? तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा इसका मैनेजमेंट किया जाता है। यदि हम देखें इन टोटल एग्रीकल्चर क्रेडिट, द कंट्रीब्यूशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स इज हाईएस्ट इन, तो ये 74 नहीं है, अभी 78% के आसपास हो गया कमर्शियल बैंक का कंट्रीब्यूशन। कोऑपरेटिव बैंक्स का थोड़ा और कम हो गया, 15-16 के आसपास हो गया, और रूरल बैंक का भी 7-8% के आसपास बना हुआ है। एग्रीकल्चर का एक्सिस्टेंस में कब आया? 7500 बीसी में आया, जब जहां पर हमने देखा था कि पहले कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड बार्ले स्टार्ट हुआ था। एमएसपी, एमएसपी की बात करें तो एमएसपी से जनरली क्वेश्चन आ जाता है जनरल में कि एमएसपी क्या रहता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहता है, जो कि कौन डिसाइड करती है? कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, सीएससीपी। और फिलहाल में यह यहाँ पे 24 दिया गया है, लेकिन यह 23 क्रॉप के लिए है अभी फिलहाल, जिसमें 7 सीरियल्स आती हैं, 5 पल्सेस आती हैं, 7 ऑयल सीड्स आती हैं और 4 कमर्शियल क्रॉप्स आती हैं। तो आप याद रखिए, 7 सीरियल, 5 पल्सेस, 7 ऑयल सीड्स एंड 4 कमर्शियल क्रॉप्स हैं। एक प्रोसेस है। सर हेलो सर। हाँ सर, हाँ बोलिए। सर सर ये रिपीट कर दिए सर, एमएसपी जी, वाला। क्रॉप्स वाला, एमएसपी वाला। यस सर। ओके, एमएसपी के अंदर फिलहाल 23 क्रॉप्स है, जिसमें 7 सीरियल्स आती है, 5 पल्सेस हैं, 7 ऑयल सीड्स हैं, 4 कमर्शियल क्रॉप्स हैं। आप सीरियल्स में भी सुन लीजिए कौन कौन सी है। पेडी, व्हीट, मेज, सोरगम, पर्ल मिलेट, वारले एंड रागी। पल्सेस में सुनिए, ग्राम, तुअर, मूंग, उड़द और लेंटिल। ऑयल सीड्स में है ग्राउंडनट, रेपसीड मस्टर्ड, सोयाबीन और सिसेमम, सनफ्लावर, सेफ्लावर एंड नाइजर। ये 7 ऑयल सीड्स हो गई। अब 4 कमर्शियल क्रॉप की बात करेंगे तो एक आती है सुगर केन, कॉटन, जूट एंड कोपरा। ये 4 हमारी कमर्शियल क्रॉप्स भी हो गई। तो आप इसको ध्यान रखिए, पूछ सकता है कि कितनी ऑयल सीड्स हैं, कितनी पल्सेस हैं, कितनी सीरियल्स हैं। एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है यूट्रोफिकेशन या यूट्रिफिकेशन, जिसमें क्या होता है? accumulations of nutrient in a lake or pond due to human interventions or natural process। मतलब ये न्यूट्रिएंट रिच प्रोसेस है, जैसे लेक है या कोई वाटर बॉडीज है, जहाँ पे क्या होता है कि न्यूट्रिएंट का एक्यूमुलेशन होता है और न्यूट्री रिच बनता है। इसी प्रोसेस को हम यूट्रिफिकेशन बोलते हैं, या तो ये ह्यूमन के द्वारा हो या नेचुरल हो। अब हम कुछ साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशंस देखने वाले हैं एग्रीकल्चर में। तो एम एस स्वामीनाथन, सबको पता है, हमारे इंडिया के इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, जो कि व्हीट ब्रीडर थे, जिनके कारण ग्रीन रिवॉल्यूशन आया इंडिया में। और ये प्लानिंग कमीशन के एक्स मेंबर भी थे। इनको वर्ल्ड फ्रूट प्राइज से नवाजा गया था 1987 में, जो कि किसके द्वारा दिया जाता है? एफएओ, एफएओ के द्वारा वर्ल्ड फ्रूट प्राइज दिया जाता है। 1987 में इनको यह अवार्ड मिला था। इन्होंने मिलेनियम प्राइज भी जीता था बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ए वाजपेयी इन 80th नेशनल साइंस कांग्रेस हेल्ड ऑन 3 to 7 जनवरी। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, मिलेनियम प्राइज हमको याद रखना है कि इनको मिलेनियम प्राइज से भी नवाजा गया था। फिर एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आते हैं नॉर्मन ई बोरलॉग, जो कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। इनको वर्ल्ड में ग्रीन रिवॉल्यूशन के पितामह के नाम से जाना जाता था। ये प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे और इनको नोबेल प्राइज से 1970 में नवाजा गया था। वर्गीस कुरियन, जिनका मिल्क के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, जिनके कारण व्हाइट रिवॉल्यूशन आया है इंडिया में। और ऑपरेशन फ्लड, जो कि इनके नाम से ही जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड स्कीम किनको द्वारा लॉन्च की गई थी? तो वर्गीस कुरियन के द्वारा लॉन्च की गई थी। और ये एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि आनंद गुजरात में है, उसके चेयरमैन भी है। इनको मेगासाई अवार्ड से और वर्ल्ड फूड प्राइड से सम्मानित किया गया था। एस के विशाल, जो कि मेज ब्रीडर, इनका वर्क सीमेंट में हुआ था। इनको भी वर्ल्ड फूड प्राइज से नवाजा गया था। और इन्होंने क्यूपीएम दिया था, क्वालिटी प्रोटीन मेज, जो कि किस किस में? ट्रिप्टोफेन एंड लाइसेंस में रिच थी। अमीनो एसिड्स, ट्रिप्टोफेन एंड लाइसेंस अमीनो एसिड्स में रिच थी, क्वालिटी प्रोटीन मेज उसका
कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने। डॉक्टर के एल चड्डा जो कि पोमोलॉजिस्ट थे और जिनके कारण इनको फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। डॉक्टर आर एस परोडा, ये फॉरेस्ट ब्रीडर है, या, या फिर एक्स डीजी ऑफ आईसीआरबी है। अमृता पटेल, चेयरपर्सन ऑफ एनडीडीबी आनंद। संजय राजा राम, इंटरनेशनल ब्रीड ब्रीडर। डॉक्टर जी एस खुश, राइस ब्रीडर थे, जिनको वोल्फ प्राइज से सम्मानित किया गया था एग्रीकल्चर में 2000s में। अब हम कुछ क्रॉप इंप्रूवमेंट अचीवमेंट देख लें, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती है जिनके जीन्स या ट्रेट्स को अल्टर्ड कर दिया जाता है या चेंज कर दिया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। जैसा कॉटन में किया गया था कि जो कॉटन में किया गया था बेसिलस थुरिंजिनेसिस नाम का एग्रोबैक्टीरियम, सॉइल एग्रोबैक्टीरियम इंट्रोड्यूस कर दिया गया था जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से, जो कि वॉलवॉर्म्स के लिए अफेक्टिव था, और जो कि यदि वॉलवॉर्म्स इस पे फीड करते थे तो उनके डायरेक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम पर अफेक्ट पड़ता था और उनकी डेथ हो जाती थी। इसके लिए जीन जो रिस्पॉन्सिबल थी वो क्राइवन एसी जीन रिस्पॉन्सिबल थी। और फिर इनके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज आई थी, MECH12, MECH, RCH 134, RCH 138, जो कि नॉर्थर्न एरिया के लिए सुटेबल थी। यदि फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप की बात करेंगे तो जो वीटी कॉटन जो 1987 में आया था, वीटी कॉटन, वीटी टोबैको, जो कि हमारे इंडिया में अभी ज्यादा यूज नहीं, इसका यूज होता ही नहीं है। इंडिया में जनरली हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप कॉटन ही यूज होती है वीटी क्रॉप्स में। यदि हम पोजिशंस देखें वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा एरिया सोयाबीन का ही है, उसके बाद मेज, फिर कॉटन और फिर कैनोला का इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इसको याद रखिए आप। गोल्डन राइस है, वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जिसकी एक तेरी उत्तम तेरी उत्तम तेरी उन्नत नाम की वैरायटी रिलीज की गई थी। जो हमारा गोल्डन राइस है, बीटा कैरोटीन में काफी रिच रहता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्डन राइस इज रिच इन विच न्यूट्रिएंट, तो हमको बीटा कैरोटीन लगाना है, जो कि प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए है। सुपर राइस, डॉक्टर जीएच खुश, ये पूछा था कि सुपर राइस किसने डेवलप किया था, जीएच खुश ने जीएच खुश ने इसको डेवलप किया था IRRI में। हाइब्रिड राइस, तो इसको फादर युवान लोंगपिंग ने डेवलप किया था चाइना में फर्स्ट टाइम, और फिर इंडिया में सेकेंड टाइम इसका डेवलपमेंट किया था चाइना के बाद। जो वेराइटी थी MGR1, जिसको जो अभी CURH नाम से जाना जाता था, जाना जाता है, उसको पहले MGR1 के नाम से जाना जाता था। हाइब्रिड मस्टर्ड आई, इसमें कुछ वेराइटीज थे, NRCHE 506, जो काफी इंपॉर्टेंट वेराइटी है, आपको याद रखनी है कि ये हाइब्रिड वेराइटी है मस्टर्ड की। सुपर व्हीट, DW करनाल से कॉन्सेप्ट निकला था। ग्रीन रिवॉल्यूशंस की बात करेंगे तो टर्म किसने दी थी, विलियम गोड ने टर्म दी थी 1968 में। फिर एवरग्रीन रिवॉल्यूशंस, MS स्वामीनाथन ने एवरग्रीन रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया। इसमें इन्होंने बताया था कि सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करके हमको क्रॉप इंटेंसिफिकेशन एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से मतलब ये है कि हमको न्यू टेक्नोलॉजीज एंड का यूज करना है, और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से मतलब ये होता है कि हमको डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स हमारे रोटेंस में इंक्लूड करनी है, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्रॉप इंक्लूड करनी है। ये होता है क्रॉप इंटेंसिफिकेशन एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जो कि MS स्वामीनाथन ने बताया था कि इसको सस्टेनेबल वे में यूज करिए आप इनको, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहे। एवरग्रीन शब्द है इसलिए। कुछ रिवॉल्यूशंस देख लेते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ग्रीन रिवॉल्यूशन फूड ग्रेन्स था, व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क और डेयरी प्रोडक्शन से था, ब्लू रिवॉल्यूशन फिश प्रोडक्शन से था, ब्राउन रिवॉल्यूशन फूड प्रोसेसिंग लेदर या कोकोआ से था। ग्रे रिवॉल्यूशंस की बात करेंगे फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से था। आप इन रिवॉल्यूशंस को याद रखिए, क्वेश्चन आ जाता है कभी भी इन रिवॉल्यूशंस से, बहुत इजी रहता है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है इसमें। ग्रे रिवॉल्यूशंस फर्टिलाइजर से था। येलो रिवॉल्यूशंस ऑयल सीड प्रोडक्शन, मेनली मस्टर्ड। रेड रिवॉल्यूशंस की बात करेंगे
टोमेटो या मीट प्रोडक्शन से, पिंक रिवॉल्यूशन प्रॉन या ओनियन प्रोडक्शन से, गोल्डन रिवॉल्यूशन की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे आया था, फ्रूट प्रोडक्शन से आया था। राउंड रिवॉल्यूशन किससे आया था, पोटैटो प्रोडक्शन से आया था। सिल्वर रिवॉल्यूशन एग या पोल्ट्री प्रोडक्शन से आया था। जो ब्लैक रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो बायोफ्यूल्स जो कि जेट्रोफा से हमको मिलता है उससे आया था। रेनबो रिवॉल्यूशन ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर से यदि पूछे तो कौन सा रिवॉल्यूशन आया था, रेनबो रिवॉल्यूशन से आया था। परवनी रिवॉल्यूशन ओकरा से आया था, परवनी एक वेराइटी भी है ओकरा की। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जूट से आया था। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन कॉटन से आया था। और बादामी रिवॉल्यूशन स्पाइसेस प्रोडक्शन से आया था। यदि हम देखें इंडिया की पोजीशंस वर्ल्ड एग्रीकल्चर में, तो मैंगो में फर्स्ट है, बनाना में भी फर्स्ट है। टोटल इरिगेटेड एरिया यदि देखेंगे तो हमारे पास सबसे ज्यादा मैक्सिमम इरिगेटेड एरिया, उसमें भी हमारी पोजीशन फर्स्ट है। मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट है। जूट एंड अलाइड फाइबर्स में भी फर्स्ट है। टर्मरिक एंड जिंजर में भी फर्स्ट है। लेमन प्रोडक्शन में भी फर्स्ट है। मिलेट्स, कोकोनट, टोटल पल्सेस, स्पाइस प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक, हमारे पास वर्ल्ड का 18% पशुधन अवेलेबल है। तो लाइव स्टॉक में भी हमारा प्रोडक्शन फर्स्ट पे ही है। चिली क्यूमिन प्रोडक्शन में फर्स्ट है, पपाया प्रोडक्शन में भी हम फर्स्ट हैं। तो जनरली आप इन प्रोडक्शंस को याद रखिए कि हम किस किस चीज में मेजर प्रोड्यूसर्स हैं और हमारा कौन कौन सा ऑर्डर है फर्स्ट सेकंड, क्योंकि जनरली यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि इंडिया का बताइए। स्टेटमेंट में क्वेश्चंस आता है कि क्या मैंगो का इंडिया में रैंक सेकंड है, वर्ल्ड में रैंक सेकंड है प्रोडक्शन में, तो हमको ये स्टेटमेंट रॉन्ग लगाना है, क्योंकि मैंगो का प्रोडक्शन वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे है इंडिया में। अब हम कुछ सेकंड पोजीशन वाले देख लेते हैं। व्हीट प्रोडक्शंस, ऑयल सीड प्रोडक्शंस, टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शंस। तो व्हीट में भी, ऑयल सीड एंड टोटल वेजिटेबल, व्हीट एंड टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन में तो चाइना फर्स्ट पे है। ऑयल सीड में भी कनाडा फर्स्ट पे है शायद, और कंफर्म करके बता दूंगा मैं। शुगर केन प्रोडक्शन में सेकंड है। टी प्रोडक्शंस में सेकंड है। केस्यू प्रोडक्शंस, ऑनियन एंड गार्लिक प्रोडक्शंस, राइस प्रोडक्शन, टोटल फ्रूट प्रोडक्शन, सिल्क प्रोडक्शन में भी सेकंड रैंक है। कॉटन, टबेको, टोमेटो, पोटैटो एंड कार्डमम प्रोडक्शन में भी हमारी रैंक सेकंड रैंक है। एप्पल प्रोडक्शन देखें तो एप्पल प्रोडक्शन हमारे इंडिया का थर्ड रैंक है। फिफ्थ पोजीशन की हम बात करेंगे तो रबर, नेचुरल रबर में हमारा, एंड कॉफी प्रोडक्शन में फिफ्थ पोजीशन है। सिक्स पोजीशन की बात करेंगे तो सोयाबीन प्रोडक्शन में सिक्स पोजीशन है। एग्रीकल्चर ट्रेड्स इन इंडिया, देखते हैं कि एग्रीकल्चर में क्या क्या ट्रेड होता है। तो एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो राइस, किस्यू, व्हीट, टी एंड टबेको, ये सबसे ज्यादा हमारे इंडिया से बाहर जाती है। अब इम्पोर्ट्स की बात करेंगे तो वेजिटेबल ऑयल, किस्यू, पल्सेस एंड फ्रूट्स, ये चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्ट होती है। कुछ हम विटामिन और उनसे रिलेटेड डिफिशियंसी देखने वाले हैं। एज विटामिन है जिसको हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, जिससे नाइट ब्लाइंडनेस होता है या जीरोप्थेमिया होता है। विटामिन बी1 जिसको थायमाइन बोलते हैं, वेरी वेरी डिसीज होती है जिससे जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्टरबेंस आ जाता है। इससे क्या होता है, प्रॉपर भूख नहीं लगती, लिम्स में पेन्स रहता है, ये सब चीजें वेरी वेरी में देखने को मिलती है। विटामिन बी2 की कमी से फोटोफोबिया हो जाता है। विटामिन बी5 नियासिन, जिससे पेलेग्रा हो जाता है। पेलेग्रा में जनरली हम 4D देखते हैं, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डेमेंटिया एंड डेथ, ये 4D हमको डायरिया में देखने को मिलते हैं। विटामिन बी6 की बात करेंगे तो डिजनरेशन ऑफ नर्व्स, मतलब इसमें क्या होता है, बॉडी एक्टिविटीज पर डायरेक्टली अफेक्ट होता है, जैसे हमारी बैलेंस, मूवमेंट, ब्रीथ, हार्ट फंक्शन, इन पे डायरेक्टली अफेक्ट होता है डिजनरेशन ऑफ नर्व के कारण। विटामिन बी12 कोबालामिन बोलते हैं जिसको, जिससे परनीसियस एनीमिया होता है, जिसमें क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स का डिक्रीमेंट होने लगता है धीरे धीरे। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, जिससे स्कर्वी होता है, जिसमें सॉफ्ट टिश्यू अराउंड द जॉइंट्स बिकम swollen एंड पेनफुल, जॉइंट्स के पास में धब्बे बनने लगते हैं, वो धीरे धीरे सूज कर काफी तेजी से पेनफुल हो जाते हैं।
डी, विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, जहाँ पे रिकेट्स हो जाता है और एडल्ट में ऑस्टोमलेसिया की नामक की बीमारी हो जाती है, जिसमें बोन डिफॉर्म हो जाती है, जिसको चिल्ड्रन में रिकेट्स बोलते हैं और एडल्ट्स में ऑस्टोमलेसिया बोलते हैं। पिजन चेस्ट होता है, जिसमें आपका चेस्ट बिल्कुल आगे साइड से आ जाता है। विटामिन ई की बात करेंगे, जिसको टोकोफेरॉल बोलते हैं, जिससे स्टेरिलिटी कॉज होती है, जिसमें रिप्रोडक्टिव फेलियर होता है। विटामिन एच, जिसको बायोटिन बोलते हैं, डर्मेटाइटिस। विटामिन के, फाइलोक्विनोन, जिससे डिलेड क्लोटिंग होगी, मतलब खून का थक्का नहीं जमता जल्दी से, यदि कोई चोट लगती है तो खून बहता ही रहता है यदि विटामिन के की कमी हो जाए तो। फोलिक एसिड, जिसको एनीमिया बोलते हैं। तो हमने कुछ विटामिन और उनकी ये डिफिशियंसी देखी। कुछ हम कॉमन मेडिसिनल प्लांट देखने वाले हैं, जो आपको ललित सर भी पढ़ाएंगे, पर यहाँ पे भी हम देख लेते हैं एक बार। कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम और देख लेते हैं पार्ट यूज्ड कौन सा होता है और उसमें कौन सा केमिकल एलिमेंट पाया जाता है। बेलेडोना, एट्रोपा बेलेडोना साइंटिफिक नेम। इसका पार्ट लीव यूज होती है और इसका केमिकल कंटेंट एट्रोपिन रहता है। अश्वगंधा, विथेनिया सोमिनिफेरा, रूट्स यूज होते हैं इसके, इसका केमिकल विथेनिन रहता है। सर्पगंधा, रेवोफोलिया सरपेंटिना, जिसका रूट यूज होता है। सफेद मूसली की हम देखेंगे तो क्लोरोफाइटम बोराइबिलियम या क्लोरोफाइटम स्पीसीज, जिसका रूट यूज होता है, जिसका केमिकल कंटेंट सेपोनिन रहता है। ओपियम पॉपी, पेपिवर सोम्निफेरम, जिसका फ्रूट यूज होता है और इसका केमिकल कंपाउंड मॉर्फिन, कोडिन एंड नार, नार्कोटिन चीज है। नार्कोटिन जो नशीला पदार्थ है। इस सब गोल की देखेंगे, प्लांटेगो वाटा, हस्क या सीड इसका यूज होता है सब गोल का, जिसका केमिकल एलिमेंट म्यूसिलेज है। गूगल का देखेंगे, कोमीफोरा वेगी, जिसका गम एंड रेजिन्स यूजफुल रहता है गूगल प्लांट का, जिसको जिसमें केमिकल कौन सा रहता है, ग्यूगुलिपिड्स, ग्यूगुलिपिड्स में केमिकल रहता है। ऐसे ही हम कुछ ग्रोथ सब्सटेंस एंड देयर फंक्शंस देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ऑक्सीजन देखने वाले हैं। ऑक्सीजन नाम एफ.डब्ल्यू. वेंट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इसका काम एपिकल डोमिनेंस का रहता है, ऊपर ऊपर की ग्रोथ हाइट में बराबर रहना है, एपिकल डोमिनेंस। और ये लेटरल वर्ड को इनहिबिट करता है, उनको ग्रो नहीं होने देता है। 4 प्रकार के ऑक्सीजन है, IA, IVA, NA एंड 2,4-D। इसमें से जो IVA रूट फॉर्मेशन के लिए यूज होता है, NA का यूज फ्रूट ड्रॉप में यूज करते हैं कि आप फ्रूट ड्रॉप को रोकिए। NA 2,4-D दो प्रकार से यूज होता है, एक तो फ्रूट सेटिंग हार्मोन के रूप में या हार्बिसाइड के रूप में। यदि हम इसको 20 ppm से कम पर यूज करेंगे तो ये फ्रूट सेटिंग का काम करेगा, यदि हम इसको 20 ppm से ज्यादा यूज करेंगे तो ये हर्बिसाइड का काम करने लगेगा। साइटोकाइनिन डोरमेंसी ब्रेकर है और ये सेल डिवीजन को बढ़ावा करता है। जिब्रेलिन को देखेंगे तो सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है और फ्रूट साइज में भी इंक्रीज करता है। एब्सिसिक एसिड AVA डोरमेंसी को बढ़ाता है, स्टोमेटा को क्लोज करता है एंड इसको एंटी जिब्रेलिन भी कहते हैं, क्योंकि इसका डोरमेंसी इंड्यूस्ड का काम होता है। इथाइलिन को देखेंगे तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में काम में आता है। दो प्रकार के होते हैं, एथिल एंड इथोफेन। लिक्विड फॉर्म में एथिल प्रेजेंट रहता है और गैसियस फॉर्म में इथोफोन प्रेजेंट रहता है। फिर आता है मेलिक हाइड्राजाइड, जो स्प्राउटिंग रोकता है ओनियंस में, जो कि कोल्ड स्टोरेज में रहते हैं। क्लोरमिक्वेट लॉजिंग प्रिवेंटर है और इसको साइकोसिल के नाम से भी जाना था, CCC। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ईयर है जो कि हमको याद रखना है। जैसे 1974 का देखेंगे तो वर्ल्ड पॉपुलेशन ईयर के नाम से जाना जाता है। 1998 इंटरनेशनल ईयर ऑफ ओशियंस। 2002 इंटरनेशनल ईयर ऑफ इको टूरिज्म, इंटरनेशनल ईयर ऑफ माउंटेन्स। 2002 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ इको टूरिज्म एंड माउंटेन्स घोषित किया गया है। 2003 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर। 2004 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस। 2005 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स। 2006 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन। ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ईयर है, जैसे 2007 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर है। 2008 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो। जनरली ये इंटरनेशनल ईयर्स आपको मैचिंग में देखने को मिल सकते हैं, तो इनको भी आप थोड़ा सा एक बार ध्यान से पढ़ के जाइएगा। 2009 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फाइबर के रूप में घोषित किया है। 2010 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
2011 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमिस्ट्री। 2012 इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव एंड इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। 2013 इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कॉर्पोरेशंस एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्विनोआ। 2014 की बात करेंगे तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग। 2015 इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल, काफी इंपॉर्टेंट है। 2015-16 इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल एंड ईयर इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस। 2017 इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट। 2019 इंटरनेशनल ईयर फॉर इंडिजिनियस लैंग्वेज। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेटेड है जो कि हमको याद रखना है, जैसे कि 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाते हैं। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे, काफी इंपॉर्टेंट है, 8 मार्च पूछा जाता है एग्जाम्स में। 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। 21, 22 एंड 23 मार्च, तीनों को याद रखना है। 21 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। 22 मार्च को नहीं 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है। 22 मार्च को वाटर डे मनाया जाता है। एंड 23 मार्च वर्ल्ड एग्रोमेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है। 30 मार्च को देखेंगे हम राजस्थान डे मनाया जाता है। 7 अप्रैल को देखेंगे वर्ल्ड हेल्थ डे। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सबको पता होगा 5 जून। 8 जून को हम वर्ल्ड ओशियन डे बनाते हैं। 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डेजर्ट एंड ड्रॉट। 16 जुलाई को हम आईसीआर डे बनाते हैं। 29 जुलाई को हम वर्ल्ड टाइगर डे बनाते हैं। 22 अगस्त को नेशनल हनी वी डे बनाते हैं। तो ऐसे ही कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट ईयर है उनको हमको याद रखना है। 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन्स। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे, काफी इंपॉर्टेंट डे है जो एग्जाम में पूछा जाता है। 1 दिसंबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे बनाते हैं। 2 दिसंबर को भोपाल गैस ट्रेजेडी डे बनाते हैं जो कि 1984 में हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण। 3 दिसंबर को एग्रीकल्चर एजुकेशन डे किसके बर्थडे पर मनाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे फर्स्ट यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, उनके बिहाफ में हम 3 दिसंबर को एग्रीकल्चर एजुकेशन डे बनाते हैं। 4 दिसंबर को हम वुमेन्स इन एग्रीकल्चर डे। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे बनाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड सॉइल डे। एंड 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे। 23 दिसंबर को 23 दिसंबर को हम किसान डे बनाते हैं जो कि चौधरी चरण सिंह जी का बर्थ डेट था। अब कुछ मेजर स्कीम्स है जो इंडिया में है जिनको हमको सीधे सीधे नाम याद रखना और उनका ईयर याद रखना, क्योंकि जनरली एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है, हमको इनके ज्यादा डीप में नहीं जाना है। तो हम पहली स्कीम पढ़ेंगे, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM, कब लॉन्च हुई थी? रवि 2007 में लॉन्च हुई थी। सेकेंड हमारी स्कीम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो 2007 में लॉन्च हुई थी। तीसरी स्कीम है हमारी इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड्स, पल्स, ऑयल पाम एंड मेस, जो कि 2004 में लॉन्च की गई थी। जनरली आप ज्यादा डीप में न जाएं, बस इन स्कीम कब लॉन्च हुई थी और किस ईयर में हुई थी, बस उस पर फोकस करें। अब जैसे आत्मा ATMA, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, ये कब हुई थी? 2005 में स्टेब्लिश हुई थी। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005 में था, जिसका हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देना था। इस मिशन का यह काम था। 2005 में NHM आया था। 2010 में नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन, इस मिशन का यह काम था कि आप किसी भी तरीके से माइक्रो इरिगेशन का यूज करके इफिशियंसी को बढ़ाएं, इरिगेशन इफिशियंसी को इंक्रीज करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन प्राप्त कर सके कम से कम पानी में। नेशनल बेम्बू मिशन 2004 में आया। किसान क्रेडिट कार्ड, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। KCC कब आई थी? तो 1998 में आई थी। इस स्कीम में क्या होता है कि फार्मर को 7% पर लोन दिया जाता है यदि वो 3 लाख से कम की उसकी KCC रहती है। यदि 3 लाख से ज्यादा की उसकी KCC रहती है तो उस 7% का तो 7% ही लगता है। लेकिन यदि 3 लाख से कम की KCC रहती है तो उस फार्मर का 4% और डिडक्ट हो जाता है, 4% भी रिफंड हो जाता है, और टोटल 3% ही टैक्स लगता है। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, जो कि रवि 1999 में लॉन्च कर दी गई थी, जिसमें उसके बाद आती है किसान कॉल सेंटर,
जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। पूछते हैं कि कब लॉन्च हुआ था, 2004 में लॉन्च हुआ था। इसका नंबर भी पूछ लेते हैं अक्सर एग्जामों में कि क्या किसान कॉल सेंटर का नंबर क्या है, तो 1800 180 1551 इसका नंबर है किसान कॉल सेंटर का। आप याद रखिए इसको अच्छे से। एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स 2002 में आया था। फिर उसके बाद नेशनल मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर स्कीम आई, और इसी के अंदर एक और स्कीम आई, कृषि वानिकी सब मिशन, जो कि इसके अंदर ही थी। और इन स्कीम्स का काम था कि सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करके एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाए। फिर आती है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, जो कि 2014 में लॉन्च की गई थी। एक और इम्पोर्टेंट स्कीम है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। काफी बार पूछा जाता है कि कब लॉन्च हुई थी, तो ये 19 फरवरी 2015 में लॉन्च कर दी गई थी। इस स्कीम के तहत बताया गया था कि किसानों को कि आप मैक्सिमम मैक्सिमम किसान टेस्ट करवाएं अपनी सॉइल का, और उसके हिसाब से अपनी रिकमेंडेशंस दें फर्टिलाइजर्स की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इंपॉर्टेंट स्कीम है, जो कि 2016 में लॉन्च की गई थी। इस स्कीम में क्या होता है कि प्रीमियम कटता है। यदि आपकी क्रॉप कोई फेल हो जाती है तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से सहायता मिलती है, जिसमें आपका प्रीमियम कटता है। 2% प्रीमियम कटेगा आपका खरीफ क्रॉप के लिए। याद रखिए, पूछते हैं एग्जाम में कि खरीफ क्रॉप के लिए 2% प्रीमियम कटता है, 1.5% आपका रबी के लिए प्रीमियम कटता है, और 5% आपका हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स या कमर्शियल क्रॉप के लिए कटता है। फिर 2016 में एक और स्कीम्स आती है जिसको बोलते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना, PKVY, जिसका उद्देश्य होता है कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास। हमने कुछ जनरल फैक्ट्स कवर करने की कोशिश की इस क्लास में। क्या आपको सारे फैक्ट्स क्लियर हुए? यस सर। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, यस सर। आपको क्लियर हुए सारे फैक्ट्स? यस सर। सर आप ये सोच जो रहे होंगे सर कि आप बोरिंग बोरिंग पढ़ा रहे हो, बट ऐसा नहीं है। जनरली यहाँ से आपको 12-15 नंबर का वेटेज आपका जनरल एग्रीकल्चर में है, और इनडायरेक्टली हमको इन चीजों को याद ही करनी है। यस सर। हेलो। यस सर। तो आप कोशिश करें कि आप इनको अच्छे से याद कर सके, जो जो चीज को आप डेली डेली रिवाइज करते रहें। आधा घंटा, 45 मिनट, 30 मिनट, तो डेफिनेटली आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा, और आपके क्वेश्चन होने के चांस गलत नहीं जाएंगे। क्योंकि यदि आप